हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशिया के मुल्कों पर खास नजर रखते हैं। इन सभी मुल्कों में उनके कुछ जानकार जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट इस किस्म के लोग हैं। कुछ जर्नलिस्ट के ग्रुप हैं जिसमें आपका ताल्लुक है, एसोसिएशंस हैं। इसके अलावा एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं चेन्नई में और बहुत सी किताबें लिखी हैं। अक्सर साल में एक दो किताबों का सिलसिला भी हो जाता है। कुछ खुद लिखते हैं, कुछ उसे एडिट करते हैं। तो एक तरह से मुसलसल लिखने पढ़ने का काम और पढ़ाने का काम है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ जो आज हम बात करेंगे वो ये कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से क्या खबर है। उसके अलावा व्लादिमीर पुतिन ने कुछ खतरा जाहिर कर दिया है अफगानिस्तान से सिक्योरिटी का, उस पर क्या कुछ है। और भारत ने कोई कश्मीर के मसले का हल बता दिया है। हमारे विदेश मंत्री लंदन में थे, चैथम हाउस में, वहां कोई सोल्यूशन बताया है। क्या वो सोल्यूशन पाकिस्तान को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कबूल है। और दो चीजें बहुत ही अहम सामने आ रही हैं इस पूरे इलाके में। एक तो ये कि बलूचिस्तान में जो ट्रेन का जो वाकया पिछले दिनों हुआ था, हाईजैक हुआ था, उसको पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगा दिया है इन्वॉल्वमेंट का। और एक खबर जो बांग्लादेश से है, भारत की तरफ से कोई ऐसी स्टोरी ब्रेक की गई जिसमें कहा गया कि भारत ने बांग्लादेश को बता दिया था कि आपके यहाँ तख्ता पलट होने वाला है। यानी भारत जो है वो बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी कहीं फुटप्रिंट्स होने की बातें कही जा रही हैं। क्या कुछ है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा नेपाल और भारत के भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें कहीं शक शुबे की गुंजाइश बन रही है। काठमांडू में भारत पर शक किया जा रहा है और मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर से भी कुछ गर्म खबरें हैं। तो आप बताइए, अफगानिस्तान की खबरें पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या कुछ है तोरखाम बॉर्डर से, खबर क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पिछले हफ्ते के खबर को एक्सटेंड कर रहे हैं और मैंने कहा था कि अगले प्रोग्राम में हम ये कहेंगे कि तोरखाम बॉर्डर खुल गया। तो अब उसी की सदाकत हो रही है जो हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वो खुल गया। तो वो सही बात है, सही खबर है। पिछले ट्यूसडे की खबर है वो, जा करके कि एक महीने के बाद तोरखाम बॉर्डर जो है फिर से खुल गया। फिर से जो है वो ट्रेड वगैरह जो कुछ थे वो सब चलने शुरू हो गए। और ये बहुत ज्यादा जो है इंटेंस क्या कहते हैं, कंसल्टेशन और मुज़ाकरात और ये सब चीजें जो हैं वो अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट ये इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद अफगान और पाकिस्तान के ट्रेडर्स इन्वॉल्व थे, कुछ ट्राइबल एल्डर्स इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने ये एक एग्रीमेंट किया है कि तोरखाम बॉर्डर को जो है खोल दिया जाए। और इसमें जो है कुछ आपस में एक संधि भी हुई है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान को कि उस पर वो वचनबद्ध रहे और जो हम अभी बात कर रहे हैं वो सारी चीजों को जो है वो देखे। और वहां पे जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं टेररिज्म के हवाले से और इस तरह के, उसके ऊपर अफगानिस्तान जो है वो वॉच करे और कहे कि साहब उनको वो रोकने की कोशिश करे। तो ये वो जो एजेंडा उनका है कि क्या क्या भी होगा भी ये, और फॉर्मल साइनिंग जो है अभी और होनी है कि क्या क्या पाकिस्तान बनवाना चाहता है अफगानिस्तान से और क्या। तो उसमें ये कहा है कि ये सारी चीजें जो हैं वो डायलॉग से ही रिजॉल्व होंगी और जो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो उसको आप देखें और ये करें। और अब जो है वो, अब ये गौरतलब बात है कि ये जो तोरखाम बॉर्डर है इसका लिंकेज अफगानिस्तान से तो है ही है, बल्कि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी लिंकेज है इसकी। क्योंकि सेंट्रल एशिया के यहाँ भी जो है कोई वाटर का आउटलेट नहीं है, वो उन्हें रशिया ले जाना पड़ेगा अपने ट्रक को और अपने गुड्स को। तो वो अफगानिस्तान लेके आते हैं और अफगानिस्तान से फिर वो तोरखाम बॉर्डर से पाकिस्तान आता है वो, और फिर वहां से सी के जरिया जो है वो जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लो था अफगानिस्तान को, सेंट्रल एशिया को, जो कि अब रिजॉल्व हो गया।
और अब जो है 21 फरवरी को ये बॉर्डर जो है क्लोज हुआ था। अब आज जो है हम लोग 21 मार्च को बात कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया। और पाकिस्तान का जो विरोध था वो ये है कि उस पार, बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान की तरफ जो है वो कुछ चेक पोस्ट और इस तरह की चीजें मतलब वो बना रहे थे अफगान गवर्नमेंट, और वो उनको वो मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई भी मतलब इस तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो गुड न्यूज ये है कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में कहा था कि अगले हफ्ते हम यही खबर लेके आएंगे कि वो खुल गया। और वो खुल गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं रामिज़ अब्दुल वदूद। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हिंदुस्तान के 7 शहरों में हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज। आने वाली 5 अप्रैल को हम 1 महीने की वर्कशॉप करने जा रहे हैं उर्दू घर के शानदार ऑडिटोरियम में, जो ITO मेट्रो स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इस वर्कशॉप में हम 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। सबसे पहला, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे और नर्वसनेस को दूर करेंगे। कोई भी कॉन्वर्सेशन हो उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंटली फेस करें। नंबर 2, इंग्लिश फ्लुएंसी। ग्रामर को सिंपल और इफेक्टिव तरीके से समझेंगे और डेली प्रैक्टिस सेशंस के जरिए अपनी हिचकिचाहट को, जो हम अंग्रेजी बोलते हुए महसूस करते हैं, उसको दूर करेंगे और अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करेंगे। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे। चाहे स्टेज पे स्पीच देनी हो, इंटरव्यू देना हो या किसी भी आदमी से बात करनी हो, कैसे हम अपनी बात को मुअस्सर बनाएं, इफेक्टिव बनाएं और अपनी बात का अच्छा असर छोड़ें। वेबसाइट पर जाके आज ही रजिस्टर कीजिए। बहुत कम सीट्स हैं ताकि हर स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले स्टेज पर आने का, अपने आप को डेवलप करने का। कोई भी सवाल हो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑन 5th of April एट उर्दू घर इंशाअल्लाह। जी, और क्या है अफगानिस्तान से, क्या खबरें और खबरें क्या है? अफगानिस्तान के 2-3 खबरें और हैं। जो एक खबर जो है, बड़ी खबर है, वो है यूनाइटेड नेशन से, और वो सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से। वहां पे एक मीटिंग हुई थी और काफी डेलिब्रेशन हुआ था, जिन्होंने UNMA, जो कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, वो असिस्टेंस देता है, पैसे देता है, जो कि डोनर मुल्क की तरफ से आता है अफगानिस्तान को। और ये कहानी जो चल रही है, ये 2001 से, जबकि US जो है वो अफगानिस्तान में गया था, तो इसका 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है इसको। अब 2026 तक जो है वो ये चलेगा, और उसका जो है वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी डिस्कशन हुई, और दुनिया के सारे ममालिक ने उसमें हामी भर दिया। और सब लोग ने कहा कि नहीं, जो कंडीशन है अफगानिस्तान में, तो उसके लिए जो है, और वो चाइना का एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसका नाम है फू कॉन्ग, वो चाइना का रिप्रेजेंटेटिव है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस। तो उसने कहा कि रेजोल्यूशन जो है पास हो गया, रिफॉर्म हो गया, और यूनाइटेड नेशन का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है अफगानिस्तान के ऊपर कि वो उसके सोवरेनिटी को, उसके इंडिपेंडेंस को, उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, नेशनल यूनिटी को वो मतलब चैलेंज नहीं करेंगे, या किसी तरह से उसको कोई दूसरा ममालिक नहीं आता है। और जो भी एड और ये असिस्टेंस है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो अफगानिस्तान के हालत को, उसको वो पुराने लेवल पे वो लेके आएंगे और इसको इवॉल्व करेंगे। अब इसमें जो है वो अफगानिस्तान के जो मतलब तालिबान हुकूमत के जो साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो डिप्टी स्पोक्स पर्सन है मतलब एमिरेट्स के, उनका नाम है हमीदुल्लाह फितरत। हमीदुल्लाह फितरत साहब ने इसको कहा है कि ये जो यूनाइटेड नेशन ने हमको 1 साल का एक्सटेंशन दिया है, वो हमारे रिकॉग्निशन की तरफ एक कदम है, और इसको ये इस तरह से देखते हैं कि हमें वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ वो इंगेज करना चाहते हैं, हमारी जो है इंटरेक्शन उनके साथ होगी। तो ये उसको इस तरह से देख रहे हैं कि अब हमको मेरा दिन दूर नहीं है कि अब हमें जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी हमें रिकॉग्नाइज कर लेगी एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है। तो खबर यही है कि उन्हें जो है 1 साल के लिए जो यूनाइटेड नेशन जो एड देती है वो बना रहेगा, और यूनाइटेड नेशन जो है वो डिफरेंट ममालिक से मतलब वो पैसे इकट्ठे करके वो फिर
भेजती है यहाँ अच्छा, अफगानिस्तान। यूनाइटेड नेशन का भी अजीब है रिकॉग्निशन वाला मामला। मुझे बीच में याद आ गया, अफगानिस्तान में 2019 से जाहिर है तालिबान की हुकूमत है, दुनिया जानती है, और तालिबान की हुकूमत बनवाने में भी अगर सही असेसमेंट किया जाए तो उसमें अमेरिका बाकायदा शामिल था। एक गोली भी खर्च नहीं हुई और अशरफ गनी चले गए और ये आ गए, तो ये बहरहाल। लेकिन रिकॉग्निशन का जहां तक मामला है, इसी तरह से तो यमन में 2014 से अब तक उनकी सरकार है हुतियों की, अब तक भी उन्हें बागी कहा जाता है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जो हुकूमत सऊदी अरब में बैठ करके काम करती है या अदन में उनके कुछ लोग होते हैं, उन्हें रिकॉग्निशन दिया हुआ है, जबकि उनके हाथ में मुल्क नहीं है। तो बहुत ही अजीब है ये रवैया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अमेरिका बहादुर जहां यस का निशान लगा देगा वो रिकॉग्नाइज, जहां नो का निशान लगा देगा वो नहीं। तो खैर ये अजीब एक तमाशा तो है ही। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूएनओ का, तो उतनी तो दादागिरी अमेरिका की बहरहाल है। अच्छा, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। आगे व्लादिमीर पुतिन ने कोई एक बड़ा बयान दे दिया अफगानिस्तान के सिलसिले में। आमतौर पे वो अफगानिस्तान के सिलसिले में बड़े पॉजिटिव, तालिबान के डेलीगेशन मॉस्को गए हैं, अब से पहले बातचीत भी की है। अब क्या नई चीज क्या आई है? देखिए, ये जो पुतिन का स्टेटमेंट आया है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के हवाले से आया है, और वो जो ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमाम अली रहमान, जो कि रशियन लैंग्वेज में वो हो जाते हैं इमाम अली रहमान। उनका नाम है इमाम अली रहमान, लेकिन उनका जो इस्लामिक नाम है वो है इमाम अली। इमाम अलग नाम है, अली अलग नाम है, और रहमान अलग नाम है। यहाँ इमाम अली को जो है मिला दिया है वन वर्ड, और रहमान को जो है रेमोन कर दिया है, रहमोन। वो इलाकाई फर्क होता है। जी, इनके साथ इन्होंने एक प्रेस मीट की थी। उसमें पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान से अभी भी टेररिज्म का खदशा है, और दाइश और इस तरह के जो संगठन हैं जो कि टेररिज्म कर रहे हैं, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर, जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के रिपब्लिक्स थे, उनके यहाँ जो है वो टेररिज्म का खदशा है। तो वो कह रहे थे कि ये जो मतलब टेररिज्म का मामला है वो अफगानिस्तान से अभी गया नहीं है, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को, एक तो पाकिस्तान का तो हवाला चल ही रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। अब ये पुतिन साहब ने ये कहा है कि वो जो अफगानिस्तान से टेरर संगठन है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के ऊपर ही भी जो है वो अपना मतलब कोई टेरर अटैक करेंगे, ये करेंगे। तो ये जो खबर है इसकी खंडन किया है वही हमारे जो स्पोक्स पर्सन है हमदुल्ला फितरत साहब। वो जो है वो मतलब स्पोक्समैन है, और वो इस्लामिक एमिरेट्स के। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है। पूरे पाकिस्तान को जो है वो, पूरे अफगानिस्तान को जो है वो हमने एक धागे से बांधा हुआ है, और 1 इंच भी टेरिटरी हमारी जो है वो कहीं पे कोई बगावत का या कोई रेजिस्टेंस का कोई निशान नहीं है। और अफगानिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लामिक एमिरेट्स है। और ये जो खबर वो पुतिन साहब कह रहे हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, अनफाउंडेड है, कोई ये नहीं है। और इस तरह की जो चीजें हैं वो तो मतलब टेररिज्म और इस तरह की चीजें जो है वो वक्तन फरवक्तन जो है होती है, और हम लोग जो है बहुत सख्ती से दाइश को और अलकायदा को और भी संगठन को हम लोग जो है वहाँ कुचल रहे हैं। और हमारे जो रिलेशनशिप है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की वो बहुत ही अच्छी है, ताजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, उज्बेकिस्तान से। तो हमारे जो नेबर्स हैं इन्होंने कमिट किया हुआ है हमारे फलाह बहबूदी के लिए कि हम जो है अफगानिस्तान को स्टैंड करेंगे। तो हम लोग जो है अपने सॉइल से कोई भी जो है मतलब आतंकवाद का चेहरा जो है सेंट्रल एशिया में लेके नहीं जाएंगे। और जो बदल पुतिन कह रहे हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी का शायद इल्म नहीं है, लेकिन हम लोग जो है कोई एक्सपोर्ट टेररिज्म नहीं कर रहे हैं। ये उनका चित्र साहब का ये जी वो हो सकता है कोई डिप्लोमेटिक जरूरत हुई हो अपने मेजबान को खुश करने के लिए, पुतिन साहब ने ये बात कह दी हो। लेकिन ये कि अब तक रवैया तालिबान सरकार के साथ रूस का काफी बेहतर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं अफगानिस्तान में कुछ
कारपेट कारोबार के सिलसिले में कोई एक बिजनेस की कुछ खबरें हैं, कहीं स्मगलिंग हो रही है, क्या कुछ है वो खबर? जी, ये कारपेट का जो मामला है, ये जो कारपेट वीवर्स हैं, कारपेट मेकर्स हैं, ये वेस्टर्न और नदर्न अफगानिस्तान में ये काम होता है। और जो लोग बनाते हैं, ये मैं आपके माध्यम से और दुनिया के माध्यम को बताना चाहता हूं कि ये पूरा कारपेट वीविंग का काम जो है वो अफगान विमेन करती हैं, जो जिसके ऊपर एलिगेशन है कि कोई राइट नहीं है, उनके पास कोई इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस बात के खंडन करता है कि ये पूरा जो कारपेट मेकिंग का जो काम है, ये नदर्न प्रोविंसेस में और जाकर के वेस्टर्न प्रोविंसेस में विमेन के हाथ में है। खबर ये है कि यहाँ से पाकिस्तान और ईरान में ये कारपेट स्मगल हो जाता है। ये डायरेक्ट सेल नहीं हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और ये जो कारपेट मेकर्स हैं, इन्होंने ये कहा है अपनी गवर्नमेंट को कि आप हमारे कारपेट को खरीदिए और हमें इसका जो मुआवजा है वो दीजिए, और फिर अफगानिस्तान जो है वो दुनिया में कारपेट को बेचे और एक्सपोर्ट करे। अभी क्या हो रहा है, अभी जो चल रहा है वो सूरत हाल ये है कि अफगानी जो लोग हैं और वो पाकिस्तान में ये कारपेट ले जाकर करके बेच देते हैं उनको, और ईरान में जाके बेच देते हैं। उसकी धुलाई जो है वो कारपेट की धुलाई पाकिस्तान में हो जाती है, वहां वो लेबल अपना मेड इन पाकिस्तान लगा देते हैं और दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के नाम। बनता है वो अफगानिस्तान में। और उन्होंने ये भी आंकड़ा दिया है कि ये जो कारोबार है ये बिल्कुल मतलब पस्ती में है। एक कारपेट बनाने में उन्होंने कहा कि 3000 जो है वो अफगानी लगते हैं, और उन्होंने ये पाकिस्तानी और ये अफगान वगैरह 2000 वगैरह में खरीद लेते हैं और इसको जाकर के एक्सपोर्ट कर देते हैं और वो फिर वो चला जाता है। तो उन्होंने अपील किया है अपनी गवर्नमेंट से कि इसकी तरफ जो है वो मतलब देखें और अपना वो करें। तो ये खबर जो है वो यही है कि मतलब एक तो कि विमेन के हवाले से, दूसरा कि स्मगलिंग हो रहा है इसका, और जो तालिबान सरकार है वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो यही खबर है जी। तालिबान सरकार रिकॉग्निशन का भी एक इशू तो है। अब वो कारोबार कितना कर पाते होंगे किन मुल्कों से, हालांकि चीन के साथ तो एग्रीमेंट हुआ है उनका, बड़ा कॉपर वाला एग्रीमेंट भी हुआ है, इसका मतलब कुछ मुल्कों से कारोबार तो उनका चल रहा है। तो ये एक तरह से स्मगलिंग के तरीके से अफगानिस्तान को नुकसान हो रहा है, कम पैसा उनको मिल पा रहा है। जी, अब चलते हैं भारत और पाकिस्तान के कुछ मामलात हैं, वो भी गर्म हो रहे हैं। फिर वो जो हमारे 2024 में जब इलेक्शन लड़ा जा रहा था, मोदी जी और उनकी टीम के लोग, उन्होंने वादा किया था कि सब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर कहते हैं, उस हिस्से को हम भारत में शामिल कर लेंगे, हमारी सरकार बनी तो 6 महीने में। ये एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है लंदन में जाकर के? जी, अभी जयशंकर साहब इंग्लैंड गए हुए थे और कुछ यूरोप कंट्रीज में गए हुए थे। तो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में इनके एक इंटरव्यू के ऊपर भी मतलब हम लोगों ने तबसरा किया था या डिस्कस किया था, वो अमेरिका के हवाले से है। और उसमें जयशंकर साहब कह रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो एलन मस्क कह रहे हैं, वो सब सही कह रहे हैं और इंडिया का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई टैरिफ के ऊपर मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, किसी इशू पे कोई डिफरेंस नहीं है। और इंडिया और अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जितनी भी गालियां उन्होंने इंडिया को दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, ना ही मोदी को दी है ना ही जयशंकर को दी है, इंडिया को दी है, वो भी सही है। ये कथाकथित हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उनका बयान है। तो अब इससे हट करके दूसरी बात आ गई है कि वो चैटमैन हाउस जो उनका एक थिंक टैंक है इंग्लैंड में, वहां पे वो मीडिया को और प्रेस कॉन्फ्रेंस को और कुछ लोगों को वो खिताब कर रहे थे, और उसमें एक सवाल उठा कि क्या जयशंकर साहब मोदी साहब को कहेंगे कि वो ट्रंप साहब को कहें कि हमारे कश्मीर का मसला सॉल्व कर दीजिए। तो उसके ऊपर हमारे जयशंकर साहब का कहना है कि अगर पाकिस्तान वकेट कर देता है पीओके, तो इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है कश्मीर का वो खत्म हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान जो है वो अपने जो कंट्रोल है पीओके को वो हटा ले
और तश्तरी में रख करके पीओके को दे दे इंडिया को, मोदी साहब को, कि लीजिए साहब हम आपके पास मतलब सरगुजीर हो रहे हैं और आप ले लीजिए पीओके को और मसला खत्म कीजिए। तो ये जो है स्टेटमेंट काफी वादे तौर पर पूरी दुनिया में शाया हुआ कि जयशंकर साहब ने कश्मीर का सोल्यूशन बता दिया। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन आया है। उनका जहरा बलोच है, वो एमई के, वहां की जो एमई है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्समैन है, तो उन्होंने कहा है, एक बाज़ाश्ता यही कहा है कि अगर भारत सरकार या भारत सरकार के किसी ओहदेदार ये कहें कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगता है, तो क्या दुनिया मान लेगी उसको? या भारत के लोग मान लेंगे उसको? तो ये यूनिलैटरल वो जो कहना चाहते हैं वो कहें, वो स्वतंत्र हैं अपनी बातों को कहने के लिए, लेकिन जो डिस्प्यूट है, नेचर ऑफ डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर, किसी एक पार्टी के बोलने से नहीं होगा। क्या सोल्यूशन होगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन इस तरह के जो बयानात जो मतलब इंडिया से आ रहे हैं कि आप पीओके को वकेट कर लीजिए, पाकिस्तान भी कहता है कि इंडिया अपने यूनियन टेरिटरी या कश्मीर को जो है वकेट कर दे, तो उन्होंने कहा कि यूनिलैटरली किसी के कहने से कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है। और मतलब वो जैसे इंडिया कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर जो है इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है, वो इंडिया से अलग ही नहीं हो सकता, अटूट अंग है। तो उनका भी वही कहना है। वो मुशर्रफ ने कहा था कि के जो है वो पाकिस्तान का के है। पाकिस्तान अगर बॉडी है हमारी, ये बहुत स्टेटमेंट बहुत सख्त कर है, तो खून जो है वो कश्मीर है। और ये बहरहाल अगर इतना ही आसान होता कि कोई एक मुल्क कहे दूसरे से कि तुम खाली कर दो और वो खाली भी कर दे और हल भी हो जाए, तो ये फिर जंगें होंगे क्यों होती हैं? जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जंगें हुई हैं वो क्या सब ऐसे ही हैं? दोनों का क्लेम है, दोनों अपनी बात रखते हैं, भारत के हिस्से पास एक हिस्सा है, पाकिस्तान के पास एक हिस्सा है, दोनों अपना अपना हिस्सा बताते हैं। अच्छा, ये जो चैथम हाउस है, चैथम हाउस का जी मैं बता दूं, चैथम हाउस लंदन में, सेंट्रल लंदन में है, और इसका पूरा नाम जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लंदन की, और इसको ये एक थिंक टैंक है। चैथम हाउस काफी मशहूर जगह है, बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के लोग विदेशों से भी और वहां के भी फॉरेन पॉलिसी वगैरह पर कुछ ज्यादा डिस्कशन होता है। जी बात अपनी आगे बढ़ाइए। नहीं, मैं बात ये कह रहा था कि अगर आपको याद होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछली बार मतलब अमेरिका में ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तो इमरान खान बाकायदा उनके पास गए थे और उनकी 1-to-1 मीटिंग हुई थी वही ओवल ऑफिस में, जहाँ पे मोदी साहब अभी बैठ के आए हैं, और जो यूक्रेन के जो थे ज़ेलेंस्की वो भी बैठे थे। उसी के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की और इमरान खान की। इमरान खान ने बाकायदा कहा था कि क्या अमेरिका कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या उसमें मध्यस्थता करेगा, क्या उसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऑन द रिकॉर्ड पूरे कैमरा में पूरी दुनिया के पास है कि अगर इंडिया पाकिस्तान हमसे कहेगी कि आप हमारे इस मसले को जो आप सॉल्व कीजिए तो हम जरूर सॉल्व कर दें। ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का कहना है, स्टेटमेंट है। अब जो बात आ रही है यहाँ पे कि जयशंकर साहब जो हैं अब वो डोनाल्ड ट्रंप के पास तो जाएंगे नहीं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब जो है वो पाकिस्तान का इक्वेशन कुछ दूसरा हो गया है, इंडिया का इक्वेशन कुछ दूसरा हो गया है। तो अब इंडिया का पल्ला भारी है अमेरिका के ऊपर, और क्योंकि सारी चीजें मानने के लिए तैयार है, मतलब इंडिया अपनी सॉवरेनिटी भी खोलने के लिए तैयार है। अरे सब हथकड़ी बेड़ियों के साथ जो लोग आए हैं वहां के, और हवाई जहाज मतलब फौज के जहाज के जरिए, और जहाज के अंदर भी हथकड़ी बेड़ियां लगाए रखी, यानी हवाई जहाज से कौन कहां भाग जाएगा। कम से कम उसमें तो रिलैक्स दे सकते थे। इतनी लंबी फ्लाइट, इतनी लॉन्ग हॉल फ्लाइट अमेरिका से भारत तक आना, ये तकरीबन 14-15 घंटे की फ्लाइट होती है, और इसमें बाकायदा हथकड़ी बेड़ी डाल करके भारतीयों को लाया गया अमृतसर एयरपोर्ट पर, और उसके बाद भी हम बहरहाल खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, इस मामले में मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने प्रोटेस्ट भी नहीं लॉन्च किया। जी 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 नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि ये तो नॉर्मल है, होता है, हमेशा होता है, अब से पहले भी होता रहा है। उन्होंने तो बाकायदा पार्लियामेंट में, हाउस में ये बात कही।
जी, ये असल में पिछले दिनों एक खबर और पढ़ी होगी आपने, जब टैरिफ वॉर शुरू हुई तो भारत सरकार ने भारतीय कंपनियों से ये बात कही ऑन रिकॉर्ड। इंडियन एक्सप्रेस में मैंने ये खबर पढ़ी थी तकरीबन 10 दिन पहले, जिसमें कहा था कि चीन के सामान के मुकाबले में चीन का सामान रोक करके जो कुछ हम अमेरिका से ले सकें, जरा उसकी ऑप्शंस देखो कि क्या क्या हम अमेरिका से खरीद सकते हैं। यानी एक तरह से पूरी गुलामी की तैयारी है। जो ट्रंप कहेंगे यस बॉस, उस तरह से चलना है। तो बहरहाल इतना बड़ा मुल्क और अपनी इज्जत का ख्याल ना रखे तो बहुत अच्छी चीज नहीं होती। अब मैं चलना चाहता हूं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान से एक हाफिज सईद के रिश्तेदार का कुछ की खबर भी आ रही है, क्या कुछ है वो? नहीं, अभी जो पिछली खबर है उसमें एक लाइन में आपको और जोड़ दूं, वो है स्टारलिंक और इंटरनेट, और जो हमारे जियो हैं और एयरटेल हैं उन्होंने साइन करके वो आ गए थे। अभी मैं उसके बाद उस प्रोग्राम के बाद देख रहा था कि ये जो स्टारलिंक का जो है प्रपोजल कि इंडिया में आना चाहिए और ये आना चाहिए, इसको जियो ने, रिलायंस ने और भारतीय एयरटेल ने अपोज किया था, कंसिस्टेंटली अपोज किया था बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में कि हम जो है मतलब हमारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, हम तो मतलब बर्बाद हो जाएंगे, पूरे स्टारलिंक आ जाएगा। अब जो है यही स्टारलिंक के साथ दोनों ने जो है वो हस्ताक्षर कर दिया है, मतलब उनको बुलाया है, वेलकम किया है कि आप आइए और ये कीजिए। अभी इंडिया में जो है वो अपनी सिक्योरिटी और उनका कम्युनिकेशन जो है उसका वो उस पर विचार हो रहा है। लेकिन ये दोहरा मापदंड जो है वो मैं आपसे और मुसामाइन से बता रहा था कि वही कंपनियां जो कि अभी तक अपोज कर रही थी स्टारलिंक को आने के लिए, अब उन्होंने बाकायदा जाकर के उनसे संधि कर ली है। वो तो ट्रंप की और एलन मस्क की जो धमकी कही है या जो भी कही है, मोदी जी जो अपने साथ लेके आए हैं, उसके बाद ये तब्दीलियां बाकायदा जमीन आसमान की तब्दीली होती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में और क्या क्या कंप्रोमाइज करना होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। जी, अब मैं चलना चाहता हूं दूसरी खबर की तरफ, पाकिस्तान की। जी, दूसरी खबर यह है कि एक साहब हैं, उनका नाम है मौलाना अबू किताल। ये जो हैं ये पीओके के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि ये हाफिज सईद के भांजे हैं। इनका कत्ल हो गया है, मतलब वो जा रहे थे अपने टोयोटा में पिकअप इस पे, वो पंजाब जा रहे थे और झेलम के हाईवे के ऊपर इनके ऊपर अटैक हुआ नामालूम लोगों ने और इनको शूट कर दिया, इनको मतलब कत्ल कर दिया। अब इसके बाद जो है वो कहानियां गर्म हो रही हैं, इंडियन मीडिया में बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लैश हो रहा है कि अब तो हाफिज सईद का नंबर है इसके बाद। और हाफिज सईद के ऊपर जो है वो बहुत कड़ी जो है उनके ऊपर निगरानी कर दी है, उनके ऊपर सारा कुछ कर दिया है, तो वो अलग खबर है। तो इंडिया में जो है वो गर्म हो रहा है। तो अब पाकिस्तान ने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये इंडिया ने करवाया है, क्योंकि निचर किलिंग भी जो है उसने कराया था, पन्नू का भी जो है अटैक उन्होंने करवाया था। तो अब उनका कहना है पाकिस्तानियों का कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल आतंकवाद कर रहा है, अलग अलग मुल्क में जाकर के अपने खुफिया एजेंसी जाकर के उनको जो है वो कर रही है। और इस असैसिनेशन में जो है इंडिया का हाथ है, इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है और वो ये कह रहे हैं कि मतलब, लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो अबू कताल हैं ये साहब जो हैं, ये अभी जो कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद से जो टेररिज्म हो रहा है कश्मीर में, इसमें इंडिया के जो नेशनल एजेंसी हैं NIA, तो वो उन्होंने अबू कताल को ही जिम्मेदार ठहराया है कि वही मास्टरमाइंड है और वही जो है ये सारी जो टेररिज्म एक्टिविटी है। लेकिन खबर यही है कि उनका असैसिनेशन हो गया है, उनका कत्ल हो गया है। किसने कत्ल किया है ये मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग, पाकिस्तान की अपनी पोजीशन है। उन्होंने जो कहा है वो भारत पे इल्जाम लगाया है। भारत पे एक और इल्जाम लगा, वो रेलवे वाला वाकया जो था, वो क्या कुछ है उसके बारे में भी जरा बताइए। जी, ये बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस है जो कोयटा से पेशावर जा रहा था, उसके अंदर जो हाईजैकिंग का किस्सा हो गया था और उसमें सारे मतलब जो पैसेंजर्स थे उनको बंदी बना दिया था। वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसको क्लेम किया था, उसके ऊपर बाकायदा आर्मी ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ से और सारे बंदियों को जो है उन्होंने रिहा कर दिया। उसमें बहुत से लोग जो हैं वो मर भी गए
और जितने भी जो आतंकवादी थे उनको कत्ल कर दिया। अब इसके ऊपर पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाया है कि ये जो काम किया है ये भारत ने किया है, और ये काम जो है वो अफगानिस्तान से बैठ के हुआ है, काबुल से बैठ के हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं जो कि ये जो आतंकवादी थे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, ये अफगानिस्तान में जो उनके जो संगठन है और उससे वो बाकायदा राब्ता किए हुए थे, और जो उनके मास्टरमाइंड है, जो उन्होंने नाम नहीं लिया है, वो भारत को ही कहा है कि भारत जो है वो मास्टरमाइंड किया था। तो अब इसके ऊपर जो है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने बहुत करके उसका खंडन किया है, उनको ऊपर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी कमजोरी है, उनका इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, जिसको वो छिपाने के लिए वो भारत के ऊपर तोहमत दे रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है वो एपिक है, सेंटर है, मतलब टेररिज्म का और आतंकवाद का। तो भारत के ऊपर वो जो एलिगेशन लगा रहा है वो बेबुनियाद है और उसका कोई हकीकत नहीं है। तो यही बातें चल रही हैं, और क्या मतलब इसमें एक चीज बड़ी अहम ये है, वो जो पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है, मैं देख रहा हूं ये 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त की अपनी तकरीर में ये बात कह दी थी कि मुझसे बलूचिस्तान के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं और वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कई मुल्कों के डिप्लोमेट्स ने कहा था कि ये बड़ी अजीब सी बात है, नई किस्म की बात मोदी जी ने कर दी, ये एक तरह से पॉलिसी शिफ्ट है, क्या है। लेकिन बहरहाल इस किस्म के जिक्र हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के जरिए भी 15 अगस्त की तकरीर में ये बात कही गई थी। तो जाहिर है वो अब इल्जाम लगा रहे हैं, और क्या कुछ है हकीकत तो आने वाला वक्त ही बताएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या होगा। अच्छा, अब आगे चलना चाहते हैं हम बांग्लादेश के मुतालिक कुछ खबरों की तरफ। वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है, बहुत ही कम वक्त रह गया, जल्दी कुछ खबरें और बात कर ली जाए। जी, बांग्लादेश का ये है कि अभी तुलसी गबार्ड जो हैं, जो अमेरिका के इंटेलिजेंस की चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, वो अभी आई हुई थी यहाँ पे दिल्ली में, और दिल्ली में उन्होंने एक टीवी को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में दो बातें उन्होंने बहुत ही वाज़ेह तौर पे की थी बांग्लादेश के हवाले से। एक तो उन्होंने कहा था कि अभी जो शेख हसीना वाजिद का जो वहाँ से मतलब जो मॉनसून रेवोल्यूशन, जिसको बांग्लादेशी कहते हैं, मॉनसून रेवोल्यूशन हुआ था, और तो उसमें जो है वो प्रोसिक्यूशन हुआ था हिंदुओं का और माइनॉरिटीज का। ये उन्होंने कहा है कि वो मतलब बांग्लादेशी जो अवाम है या गवर्नमेंट है वो हिंदुओं को प्रोसिक्यूट कर रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी वो उससे भी खतरनाक कही थी कि ये कैलिफेट का जो है वो एक नजरिया है कि वो सारी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं, और वही नजरिया जो है वो बांग्लादेश के ऊपर है। और बांग्लादेश का जो है वो दुनिया के जो आतंकवादी हैं, अलकायदा और दाइश और जो भी कुछ और बहुत सारे नाम हैं जिसके अगेंस्ट अमेरिका लड़ रहा है, बांग्लादेश का उससे सपोर्ट है, उसको जो है मतलब ये कि सपोर्ट कर रही है। तो इस पर जो है यूनिस सरकार, जो इंटरिम सरकार है, और जिनके अभी जो वो है उनके ऑफिस ने बहुत कस के बरसे उसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है। जो भी हिंदुओं के ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ था पहले, या जो हुआ था वो अवामी लीग के ऊपर हुआ था, ना कि हिंदू के ऊपर हुआ था। और ये भी आंकड़े वहां से आ रहे हैं दूसरे सोर्सेज से कि हिंदुओं की तादाद बांग्लादेश में 5 से 6% है, और गवर्नमेंट में उनकी भागीदारी 39% है, जबकि इंडिया में मुसलमानों की तादाद 15% है, और उनकी भागीदारी जो है 3%, 2.5% भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो कौन जो है किसको प्रोसिक्यूट कर रहा है, ये अलग बात है। ये यूनिट सरकार के यहाँ से नहीं आई है, लेकिन ये मैं एक तज्जिए के तौर पर, लेकिन ये तो वहाँ की कंसिस्टेंट एक चीज है, वो कोई एक सरकार की बात नहीं है, बल्कि वहाँ वो सरकार में इतने हिस्सेदार हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है जी। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो है कैलिफेट के ऊपर, और मतलब ये कि कैलिफेट सरकार बनेगी, वो 1921 का तुलसी गबार्ड जो है, जिसे उर्दू में खिलाफत कहते हैं, और सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, जिसको जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खत्म हुई थी, वो उसको फिर से जिंदा करने की बात, तकरीबन उसी तरफ उन्होंने इशारा किया जी। उस पर टर्की का भी बयान आ गया है। हाँ। क्योंकि जो लास्ट कैलिफेट था या जो लास्ट खलीफा थे, उसको तो मतलब इंग्लैंड ने जो है जो हारी थी टर्की और उनके जो अलाइज ममालिक थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, और उसके ऊपर खिलाफत के ऊपर इंडिया में खिलाफत मूवमेंट हो गया था, जिसको गांधी जी ने लीड किया था। तो तुलसी गबार्ड का जो है उस खिलाफत के बारे में आज के डेट में बयान हो रहा है, और उसको उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश उसमें मुबल्लिस है, तो उसका हिस्सेदार, उसमें शामिल होना चाह रहा है जी। तो उसने कहा कि वो ज्योग्राफी हिस्ट्री पहले पढ़ ले, और जो बात करें ये बहुत ही मतलब उनके जो बयान है वो कहीं नहीं मतलब किसी से मेल नहीं खाते हैं। और बांग्लादेश में जो इस्लाम है वो एक अलग ही इस्लाम है, जिसको जो इस्लाम के जानने वाले हैं, जो अगर आप सऊदी अरेबिया से बैठे और वहां के मतलब जो लोग इस्लामी जो के क्या कहते हैं सलाफी इस्लाम को जो मानते हैं, वो तो बांग्लादेशी मुसलमान को काफिर समझते हैं। बिल्कुल 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 अलग हैं बिल्कुल। और तुलसी गबार्ड को वो बता रहे हैं कि पहले आप मतलब हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, और बांग्लादेश को पढ़िए, पाकिस्तान को पढ़िए, हिंदुस्तान को पढ़िए, तब ये स्टेटमेंट दीजिए। अभी तुलसी गबार्ड ने एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट दिया। अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं कि अभी जो मामला चल रहा है वो ये है कि ब्रिटेन सरकार जो थी वो एंटी हसीना थी, और हसीना वाजिद जो है हमेशा वो चिल्लाती रहती थी कि अमेरिका हमारे अगेंस्ट में है, हमारी साजिश कर रहा है, ये कर रहा है। अभी जो तुलसी गबार्ड का जो स्टेटमेंट आ रहा है, वो अब ये हमें लग रहा है कि बांग्लादेश की एंटी जो है मतलब अमेरिका जो है वो एंटी बांग्लादेश हो गया है। ये मैं अपनी यानी हो सकता वो फिर शेख हसीना को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएं। यानी अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की लड़ाई होती है, वहां सरकार बदलती है, और उसके बाद दुनिया भर में वो अपनी मर्जी की सरकारें बनाना चाहते हैं। तकरीबन ऐसा कई मुल्कों में और जगह भी हो रहा है, यूरोप में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये अमेरिका बहादुर अपने तरीके से चीजों को चलाना चाहता है। अच्छा, मैं जल्दी से आना चाहता हूं उस खबर की तरफ जो भारत के एक पत्रकार ने लिख दिया कि रॉ ने खबर दे दी थी बांग्लादेश सरकार को कि वहां तख्ता पलट होने वाला है। वो क्या कुछ है? वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया जी। ये खबर हमें बांग्लादेश से आई है, एक्सक्लूसिव मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। हमारे दोस्त हैं यूनुस समद साहब, ढाका में रहते हैं, पत्रकार हैं, अशोका फेलो हैं और काफी सीरियस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने इस खबर का खंडन किया है। ये इंडिया में एक स्वराज एक पोर्टल है जो कि मतलब गवर्नमेंट से काफी क्लोज माना जाता है। उसमें एक पत्रकार हैं जयदीप मजूमदार, उन्होंने ये खबर शाया की है कि इंडिया ने मतलब कू होने वाला था बांग्लादेश में, जो कि पाकिस्तान करवा रहा था, और वो कू करके मिलिट्री को हटा करके वो अपनी सरकार बनाना चाह रहा था। और इस कू का जो है इंफॉर्मेशन इंडिया के रॉ ने जो है वहां के जो मिलिट्री चीफ है उनको दिया, और उन्होंने उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करके उसको खत्म कर दिया। तो ये खबर जो है ये वादे तौर पर आई थी, मेरे नजर से भी गुजरी थी, तो मुझे तो ये लग रहा था कि भाई ये तो प्लांटेड स्टोरी है। वो ये बताना चाह रहे थे इंडियन ऑडियंस को कि अब बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान होने वाला है, इसलिए आप तैयार रहिए बांग्लादेश के खतरे से। इस का जो सारांश में यही इस स्टोरी का मामला है। लेकिन अब इसको बांग्लादेश में वो लोग जो हैं, खासकर यूनुस समद साहब ने एक बाकायदा ओपिनियन आर्टिकल लिखा है, और उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश में तख्ता रजीम चेंज करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। और बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ 1971 में, वो बांग्लादेशी कभी खोना नहीं चाहते अपनी इंडिपेंडेंट। दूसरा, उन्होंने मिलिट्री के बारे में कहा कि यहाँ पे पहले जनरल जिया जो है वो खालिदा जिया के जो हस्बैंड थे उन्होंने मतलब वो किया था, फिर जनरल इरशाद आ गए। तो अब उसके लिए बांग्लादेश ने फुल प्रूफ एक मैकेनिज्म बनाया है कि कोई आर्मी को हो ही नहीं सकता है।
वो 12 या 14 कंटोनमेंट बनाए हैं जहां के अलग अलग लोग हैं, और जब सब नहीं मिल जाएंगे तब तक कोई कू आर्मी कू पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब जो खबरें हैं ये भारत से प्लांट की जा रही हैं मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, ताकि वो एंटी बांग्लादेश, एंटी भारत, एंटी बांग्लादेश जो है इंडिया भारत में एंटी बांग्लादेश का समा जो है इन्वायरमेंट जो है बने, और इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो क्यों करेगा, और आईएसआई जो है वो मतलब अगर कू करेगा भी तो उसको सक्सेसफुल होना चाहिए। और यहाँ उन्होंने कहा कि ढाका के अंदर और जो बाखबर हल्के हैं मतलब बांग्लादेश के अंदर, उनको तो इसकी सुराग भी नहीं है। रोक कैसे सुराग आ गई और कैसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने ये कहा। तो ये सब खबरें जो हैं वो चल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि कशीदगी बढ़ रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये माहौल हम बात करने का की खबरें नहीं है, ये खबरें जो हैं एक दूसरे को अब जी नेपाल की जयशंकर जी का जो बयान है उसको लेकर मेरे ख्याल से इसे खत्म करते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया। जी ये खबर जो है वो नेपाल की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो महिला है, उनका नाम है अर्जू राणा दुबा। ये अभी जो है ये आई हुई थी दिल्ली, पिछले सोमवार को यहाँ थी वो। ये रायसीना डायलॉग होता है, रायसीना डायलॉग। और रायसीना के बारे में बता दें आपको मैं कि रायसीना जो है, जो अभी प्रेसिडेंट हाउस है, जहां पे प्रेसिडेंट हाउस है, ये रायसीना विलेज कहलाता था। जी यहाँ पे आबादी होती थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस आबादी को हटा दिया, और क्योंकि वो हिल था, हिल था जी, जो है वो दिल्ली के हिसाब से एक ऊंची जगह थी। तो ये पूरी बस्ती को जो है उन्होंने हटा दिया और उनको भेज दिया जहां जाइए, लेकिन नाम जो है वो रायसीना ही है। जो प्रधानमंत्री निवास है, तो प्रेसिडेंट निवास है, राष्ट्रपति निवास है, वो रायसीना पे ही बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन, जी हाँ, राष्ट्रपति भवन उसी पर है। अपने नॉलेज शेयर करना चाहता हूं। अभी जो ये है कि एक डायलॉग चलता आ रहा है, हर साल चलता है, वो रायसीना डायलॉग है। उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, खासकर इंडिया के नेबर्स, वो आते हैं, और वो कभी दिल्ली में ही होता है वो हर साल। तो उसके लिए ये जो हमारी नेपाल की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आई हुई थी, और उन्होंने जयशंकर से 1-to-1 बात किया, और उन्होंने ये कहा है कि क्या मतलब जयशंकर से पूछा कि क्या इंडिया का हाथ है प्रो मोनार्की एक्टिविटी में नेपाल में। क्या इंडिया जो है, आई टोल्ड जयशंकर दैट सम पीपल इन काठमांडू वो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो फिर से मोनार्की को रिस्टोर करना चाहती है नेपाल में, और प्रो हिंदू गवर्नमेंट जो है वो बनाना चाहती है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो जयशंकर ने सीधा कहा, नो 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 नो, वी हैव नो रोल टू प्ले इन ऑल दिस। और तो ये जो है, दिस इज नॉट ट्रू। ये जयशंकर का बयान है, जो कि उन्होंने नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2008 में मुझे मालूम है कि परचानंद जो है वो उनका कोई पिक्चर ही नहीं था। वो पूरा जो 10 साल का उन्होंने जो मोइस्ट एक्टिविटी की है वो इंडिया में बैठ करके, बनारस में बैठ करके उन्होंने किया है। और ये सबको मालूम है कि परचानंद को लाने में और डेमोक्रेटिक सरकार को खड़ा करने में इंडिया का ही हाथ था। और ये 10 साल 12 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, अपना जो है वो सफेद पोश हो गए। उन्होंने आतंकवाद का जो है वो लिबादा हटा दिया, और मोइस्ट और टेररिज्म का वादा हटा दिया। लेकिन उनको सपोर्ट जो है वो इंडिया ही कर रही थी अगेंस्ट मोनार्की को भी उन्होंने कहा था इंडिया ने कि आप मतलब पीसफुली हट जाइए, कोई कुछ नहीं कीजिए। वो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तकरीबन ऐसा ही हो रहा है, जैसा ही हुआ जैसा कि अब सीरिया में अल शरा को खड़ा कर दिया गया, जिन पे $1 करोड़ का इनाम था अमेरिका का। आतंकवादी थे अबू मोहम्मद अल जौलानी, और अब वो बन गए दाढ़ी छोड़ी करा करके और कोट पैंट पहन करके, अब वो मॉडरेट हो गए। तो ये हुकूमतें जो होती हैं ना, ये हुकूमतें अपने तरीके से, खासतौर पर खुफिया एजेंसियां अपने तरीके से मुल्कों में खेल करती रहती हैं। क्या क्या होता है
ये बहुत ही गहरे। जी, आखिर में कोई अगर कंक्लूजन के तौर पर नहीं, इसी नेपाल की कहानी मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं इंडो नेपाल रिलेशनशिप और इंडिया के जो रिलेबर्स में। तो उसमें क्या था कि 1950s में वहां पे नेपाल के अंदर राणा सरकार थी, और उन्होंने जो वहां के किंग थे, मोनार्क, यही जो वीरेंद्र शाह हैं और जो है इनके पिताजी जो थे वो राजा थे, उनको हटा दिया था। और हटा करके वहां एक ओलिगार्की सरकार बन रही थी, जो कि राणा लोगों ने मिल करके वहां पे वो शासन कर रहे थे पूरे इसको। तो इंडिया ने फिर से, और वो जो भागे थे वो जो मोनार्क थे, ये हिस्ट्री है, वो इंडिया में आके उन्होंने शरण लिया था, और वो बनारस में और कहाँ जो है वो अपना रह रहे थे कि ये मोनार्की। तो इंडिया ने फिर से मोनार्की को रिस्टोर किया वहां पे नेपाल में, और फिर बादशाहत आ गई। और वीरेंद्र जी का जो बादशाह है, उनका एक और बहुत ही दिलचस्प बयान है कि जब वो इंडिया ने उसको रिस्टोर कर दिया वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मैं साइन करता हूं कि नेपाल को इंडिया का हिस्सा बना लीजिए आप, तो मेक इट अ प्रोविंस ऑफ इंडिया। हाँ, बहुत ही दिलचस्प जो है 2008 के आसपास जो ये तब्दीली आई थी, वहां पर मोनार्की खत्म हुई और सेकुलर गवर्नमेंट बनी। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन से भारत राजी नहीं था, मधेसियों का इशू था, कई चीजें थी। तो भारत काफी हद तक उसमें इन्वॉल्व रहता है। हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, आज काफी जरा और ज्यादा लंबा हो गया आज का एपिसोड, लेकिन बहरहाल इंफॉर्मेशन इसमें बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, और यहाँ मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि हम तकरीबन 45 मिनट तक पहुंच गए। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में जैसी आपको भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों की खबरों पर चर्चा मिलती है, ऐसा कोई प्रोग्राम न किसी टेलीविजन चैनल में है, न किसी यूट्यूब चैनल पर है। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको भारत के पड़ोस के मुल्कों से भी बाखबर रखें। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और बताएं कि इसमें और क्या कुछ हो सकता है, आपको ये कैसा लगता है प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।